हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राहम का विसरण नियम या फिर बोल सकते हैं ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। इसके पहले हमने गैस के नियम पढ़े थे और पिछली बार लास्ट में हमने पढ़ा था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम या फिर इसको बोलते हैं डीएलपीपी। अब समझते हैं हम ग्राहम का विसरण नियम। विसरण नियम समझने से पहले हम जान लेते हैं विसरण अर्थात डिफ्यूजन क्या होता है। तो यदि सरल भाषा में कहें तो दो या दो से अधिक गैसों का आपस में मिक्स हो जाना या फिर मिल जाना वो कहलाता है विसरण। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें किसी के बाहरी हस्तक्षेप ना हो, अर्थात ये घटना अपने आप होने वाली है। यह घटना होती है मुख्य रूप से गैस में, उसके बाद होती है उससे कम द्रव में और नहीं के बराबर अर्थात जीरो विसरण अर्थात डिफ्यूजन बोल सकते हैं ठोस में। इसका कारण ये है कि जो ठोस के हमारे अणु होते हैं वो होते हैं बहुत पास, इस कारण उसमें विसरण की घटना होती नहीं है। द्रव के अणु थोड़े दूर होते हैं इसलिए उनके बीच में गैप बना रहता है, इसलिए एक द्रव के अणु दूसरे द्रव में थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो गैस है तो गैस के अणु चूंकि बहुत दूर दूर होते हैं तो एक गैस का अणु अर्थात एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग और ये जो घटना होती है उसको कहा जाता है विसरण। तो उम्मीद है चीज़ आपने अच्छे समझ लिया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बोला हूँ कि दो या दो से अधिक गैसों का बिना किसी बाहरी मदद के अर्थात ये अपने आप होती है, साइमल्टेनियस होती है, ठीक है, अर्थात ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। आपस में मिश्रित होना या फिर इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझें तो दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता। अब सांद्रता का अर्थ क्या है, सांद्रता का अर्थ है वास्तव में इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन या फिर इसी सांद्रता को हम बोल सकते हैं अधिक दाब। अधिक दाब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ गैस ले रहे हैं और गैस प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अधिक दाब भी शब्द लिखा जा सकता है अधिक सांद्रता की जगह। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या है जाना, किसका, गैस के अणुओं का। अर्थात जो सांद्रता का अर्थ होता है C=N/V अर्थात मोल अपान आयतन। कहने का अर्थ है कि एक निश्चित आयतन में, आयतन मतलब होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, अर्थात हम उसको क्यूब ले सकते हैं, तीन दिशाओं के लिए आयतन लिया जाता है। तो एक निश्चित आयतन में मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। और मोल का अर्थ होता है N=W/M जो कि हम पहले यूनिट पढ़ चुके हैं। मतलब एक प्रकार से मात्रा को बोल सकते हैं कि निश्चित क्षेत्र में गैस के जो अणुओं की मात्रा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सांद्रता बोल रहे हैं या फिर जिसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस के अणुओं का जाना, वो भी किसके, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अर्थात अपने आप जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब ये विसरण क्यों होता है अर्थात डिफ्यूजन की घटना क्यों होती है, तो इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि गैस के अणु होते क्या है, गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं इस तरीके से, ऐसे गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब मान लो ये एक गैस है और दूसरा गैस मैं यहीं पे एक प्लॉट बना लेता हूँ, तो दूसरा गैस हमारा इसी तरीके से रहेगा। ये चूंकि इनके बीच में बहुत गैप रहता है तो जब ये एक गैस दूसरे गैस में मिक्स होते हैं तो ये क्या है, इनके जो बीच बीच खाली जगह रहते हैं इस तरीके से इनके बीच में समा जाते हैं इस तरीके से। क्यों समाएंगे, क्योंकि इनके बीच में ये खाली जगह है, स्पेस है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक गैस का अणु दूसरे गैस के अणु के साथ इस तरीके से इंटरमिक्स हो जाता है, मतलब अच्छा खासा मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। अर्थात दो, एक गैस ये हो गया दूसरा गैस ये हो गया, क्योंकि इनके बीच में खाली जगह है और इसके बीच में, तो ये इस खाली जगह में समा जाते हैं और समाने का ही एक प्रकार से प्रक्रिया है मिलने का, उसी को बोल रहे हैं विसरण। अब ये जो विसरण की प्रक्रिया होती है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। काम नहीं करता का अर्थ है कि इसमें हल्की गैस भी, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी का शक्ति रहता है खींचने का किसी भी चीज को, उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी। तो इसमें चूंकि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, इसका अर्थ है कि जो हल्की गैस है वो हल्की गैस क्या हो सकती है, हल्की गैस नीचे बैठ सकती है और जो भारी गैस है वो ऊपर भी उठ सकती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण रहता तो क्या होता है, भारी गैस नीचे बैठता और हल्का गैस क्या है, ऊपर उठता। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है गैस के केस में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। सभी इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस भर दिया हमने, और ये हमने बीच में वाल्व लगा रखा है। वाल्व मतलब एक ढक्कन लगा रखा है गैस को, दो गैस को अलग अलग रखने के लिए, और ऊपर में हमने हाइड्रोजन गैस भरा है जिसका कोई रंग नहीं है, ठीक है, ये खाली नहीं है अर्थात उसका कोई रंग नहीं है। इसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से काले कलर से, इसका कोई रंग नहीं है और ये भूरे रंग का होता है। अब इसमें होता क्या है कि जब इस ढक्कन को अर्थात ये जो वाल्व लगा रहता है इसको हम खींच देते हैं, तो खींचने से क्या होगा, ये जो NO2 गैस है और ये H2 गैस है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये H2 गैस इनके बीच बीच में यहाँ पे पूरा मिक्स हो जाएगा और जो हमको कलर मिलता है गैस का वो हमको मिलता है भूरा रंग। क्यों भूरा रंग मिलता है, क्योंकि जो NO2 गैस है वो तो भूरे रंग का होता है और H2 गैस में कोई रंग नहीं होता, तो इसी कारण पूरा सभी तरफ फैल जाता है। और हुआ क्या, इसमें इनके बीच बीच में जो चूंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में दूसरा गैस का अणु अंदर घुस गया और घुसने के फलस्वरूप क्या है, ये पूरे आपस में मिक्स हो गए। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, विसरण की घटना अर्थात डिफ्यूजन की घटना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि विसरण किसको कहते हैं। अब इसका सरल सा उदाहरण हम घरों में भी देख सकते हैं। जैसे अगरबत्ती हम कहीं पर कॉर्नर वगैरह पे जलाते हैं तो अगरबत्ती क्या होता है, जलता है तो धीरे धीरे पूरे कमरे में सभी तरफ फैल जाता है, एक पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, जैसे परफ्यूम का स्प्रे मारते हैं तो परफ्यूम की स्प्रे एक जगह से क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। और विसरण की प्रक्रिया कब तक होती रहती है, जब तक पूरा जो पात्र है या कंटेनर है या फिर जो जगह है वहाँ का, वो जगह में सभी तरफ जो गैस अणु है बराबर मात्रा में फैल न जाए, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लिया होगा आपने। अब विसरण के बाद हम दूसरा देखते हैं निःसरण, इसको कहा जाता है इफ्यूजन। यह भी एक प्रकार से विसरण का ही प्रकार है, या बोल सकते हैं इसमें भी विसरण ही होता है, लेकिन इसको हम एक नया नाम जानते हैं इफ्यूजन या फिर निःसरण। फ्यूजन में होता क्या है कि कोई भी हमारा जो गैस का अणु रहता है वो किसी पात्र में जब बंद होता है, जैसे मैं मान लो इस तरीके से कोई पात्र लिया
जैसे मैं गुब्बारा ही ले लिया या फिर कोई बड़ा सा बॉल ले लिया और इसमें कहीं पे छोटा सा होल हो जाए, अर्थात पिन से मैं पिंच कर दूं, तो पिंच करूंगा तो क्या होगा, छोटा सा छेद हो जाएगा और इस छेद से गैस के अणुओं का बाहर आना, ये क्या कहलाता है, ये इसको हम बोलते हैं पिन होल। पिन होल मतलब बहुत छोटे से छेद से गैस के अणुओं को बाहर आना, वो क्या कहलाता है, इफ्यूजन। यहाँ भी वही होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। अधिक सांद्रता मतलब ये समझिए कि अधिक मात्रा से जहां पे उसकी मात्रा नहीं है गैस की उसकी ओर जाना। जैसे कमरे में यदि अगरबत्ती जलाऊं तो अगरबत्ती जिस जगह पे जलते रहता है वो जगह क्या हो गया, उस अगरबत्ती की गैस की मात्रा वहां पे अधिक, और जहां पे अगरबत्ती नहीं जलते रहता है वहां पे गैस की मात्रा कम, अर्थात अधिक से कम की ओर जा रहा है। उसी प्रकार परफ्यूम के केस में भी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लिया होगा आपने। अब निस्सरण का उदाहरण बहुत सारा है, जैसे हमारा जो टायर का ट्यूब होता है, ट्यूब में छोटा सा कांटा चुभ जाता है या फिर पिन चुभ जाता है, तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे हवा स्पीड से बाहर निकलने लगती है, तो वह किसका उदाहरण है, निस्सरण का। उदाहरण में हम लिख सकते हैं ट्यूब का पंचर होना, ट्यूब का पंचर होना। दूसरा उदाहरण इसका हम कर सकते हैं परफ्यूम या फिर डीओ, जिसमें क्या है उसके ऊपर वाले ढक्कन को जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो गैस है वो एकदम छोटे से छेद से बाहर निकलता है। किसकी वजह से, अंदर का जो दाब रहता है अर्थात प्रेशर रहता है उसकी वजह से, अर्थात इसमें प्रेशर का खेल रहता है, प्रेशर की वजह से गैस के अणु बाहर निकलते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम, कि ग्राहम का क्या प्रयोग था और जो विसरण का स्पीड था या फिर गैसों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो दर था उसके साथ उसने कैसे संबंध स्थापित किया। उम्मीद है विसरण और निसरण अर्थात डिफ्यूजन और रिफ्यूजन समझ लिया होगा। डिफ्यूजन मतलब होता था गैसों का आपस में मिक्स होना, या फिर बोल सकते थे अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अर्थात कम सांद्रता की और गैस के अणुओं को जाना। और विसरण अर्थात डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन जिसको निसरण कहते हैं, उसकी घटना सबसे अधिक गैस में होती है क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं जो विसरण की दर है वो सबसे अधिक किस में होती है, गैस में, और उससे कम द्रव में और सबसे कम किस में, ठोस में। अर्थात इसमें लगभग 0 के बराबर मुख्य रूप से इसमें घटना दिखती है हमको गैस में। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग ग्राहम का विसरण का नियम क्या है। तो ग्राहम का विसरण नियम इसको 1848 में दिया था, जो कि मैं स्टार्टिंग हेडिंग में लिख रखा था। ग्राहम ये बोलते थे कि यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, अर्थात ताप और दाब को यदि हम समान रख दें, तो जो गैसों का विसरण का दर है, अर्थात गैस किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी या फिर एक गैस दूसरे गैस में कैसे मिक्स होगी, उसका जो दर है वह गैसों के जो घनत्व अर्थात डेंसिटी होते हैं उनके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जो विसरण की दर है, विसरण की दर इसको हम R से दिखा सकते हैं। ये होता है जो गैस है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इस घनत्व के वर्गमूल के उल्टे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये D तो यहाँ पे क्या है, D है घनत्व अर्थात डेंसिटी। अब इस सूत्र में यदि जो D है इसको मैं रिप्लेस कर दूं, कैसे रिप्लेस करूंगा, हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT। ये जो D है अर्थात डेंसिटी, इसको मैं कैपिटल M जिसको हम मोलर मास कहते हैं या फिर मोलर द्रव्यमान अर्थात एक मोल गैस का द्रव्यमान या वजन, उससे रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे, हम इस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT होता है और इससे n मतलब होता है W/m और ये क्या है, मोलर मास होता है और ये RT। अब देखिए यहाँ जो P है PV, इसमें मैं P को यहाँ रखूँ और ये W के नीचे इस V को भेज दूँ और ये तो हमारा M रहेगा ही और ये हो गया R। ठीक, तो W/V अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान बटा आयतन मतलब होता है घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये हमने पढ़ा हुआ है और भी कई बार। और द्रव्यमान को दिखाएंगे W से और आयतन को दिखाएंगे V से और घनत्व किससे दिखाएंगे, D से। अर्थात मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, DRT/M इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा P। अब इसको मैं M को इस साइड पे ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MP इक्वल टू DRT। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है जो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो ये मोलर द्रव्यमान होता है वो इस घनत्व के समानुपाती होता है अर्थात बराबर होता है। ये यहाँ से हम समझेंगे, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि ये R तो क्या होता है, R अपना गैस नियतांक गैस कांस्टेंट, ये तो 0 होता है। टेम्परेचर देखिए स्थिर ताप, समान ताप और समान दाब, तो टेम्परेचर 0 और प्रेशर क्या हो गया 0। इस तरीके से क्या हो गया, M समानुपाती D अर्थात मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान किसके घनत्व के समानुपाती होता है। इस तरीके से यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। अर्थात इसी को हम ऐसा व्युत्क्रमानुपाती √M। अर्थात मेरा डेफिनेशन दो टाइप का हो गया। एक क्या है कि स्थिर ताप या फिर समान ताप और समान दाब, समान ताप और समान दाब का अर्थ है कि फिक्स रहेगा हमारा प्रेशर और टेम्परेचर, कि गैसों का विसरण जो है उसका दर अर्थात डिफ्यूजन रेट जिसको R से दिखा रहे हैं, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। घनत्व के वर्गमूल, ये घनत्व है और इसका वर्गमूल और ये उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, उसके या फिर उनके मोलर मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपने समझ लिया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने लाया है तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि दो गैसें हैं हमारे पास और एक गैस का यदि हमारे अणु द्रव्यमान अधिक है या फिर हम बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान अधिक है और दूसरे गैस का मोलर द्रव्यमान कम है, तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से उस गैस का विसरण अधिक होगा जो कि हल्का होगा अर्थात जिसका मोलर द्रव्यमान कम होगा। अर्थात अब हमारे पास क्या आ गया, गैस के विसरण की दर समानुपाती 1 अपन ये
अंडर रूट हो गया डी समानुपाती 1 अंडर रूट हो गया अपने पास एम। एम मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। अर्थात इससे हम अब दो गैसों के बीच तुलना कर सकते हैं। अब सोचिए यदि हमको दो गैस दे दिया रहे, दोनों का दर दिया रहे, दर अर्थात विसरण की दर, ठीक है। अभी इसको तो हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि दो गैस हो, तब दो गैस हो अर्थात विसरण की प्रक्रिया अकेले में तो होगी नहीं। दो गैस जब तक मिक्स नहीं होंगे तब तक विसरण की प्रक्रिया होगी नहीं। तो हम मान ले रहे हैं कि दो गैस है कोई भी अलग अलग, तब वहां विसरण की प्रक्रिया कैसे होगी। तो देखिए विसरण की दर ये तो सामान्य एक गैस के लिए है। अब विसरण की प्रक्रिया दो गैस के लिए हो तो इसके लिए बना लूंगा R1/R2, पहले गैस का दर बटा दूसरे गैस का दर, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। और ये जो समानुपाती का निशान है इसको हम यहाँ, चूंकि हमको गणित बनाना रहता है अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना रहता है, इसलिए सुविधा के हिसाब से हम इसको बराबर का निशान बना रहे हैं। अब क्या हो जाएगा इसके नीचे 1/, ये देखिए D1/D2, पहले गैस का घनत्व तो दूसरे गैस का घनत्व, ठीक है। अब चूंकि ये भी उसी के साथ है, एक तो ये हो गया अर्थात घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात उल्टा होता है। कहने का अर्थ है कि जिसका घनत्व अधिक रहेगा उसका विसरण कम होगा, ऐसा है, इसमें उल्टा संबंध रहेगा कुल मिला के। और उसी प्रकार जिसका अणु द्रव्यमान अधिक रहेगा उसका भी विसरण क्या होगा, कम, और जिसका अणु द्रव्यमान कम उसका विसरण अधिक। अब इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं M1/M2। अब इसको और आगे यदि हम कंप्लीट करें तो हमको कैसे दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा D2/D1, ये ऐसे। ये वाला गणित तो जानते ही होंगे ये कैसे होता है। ये देखिए इसको हमने क्या किया है 1 और ये 1/D1/D2 है, तो जब उधर जाएगा अर्थात मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा D2/D1 हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा M2/M1, ये इस तरीके से हुआ है। देखिए 1 है, ये D1/D2, अब इधर भेज दिया तो ये तो 1/1 हो गया। अब इसको मैं 1/D1/D2 लिख सकता हूँ, लेकिन जब उधर पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा ये D2/D1, वो भी पूरे अंडर रूट में। तो इसी को हमने ये वाले पोर्शन को हटा के डायरेक्ट ये लिख रखा है। तो उम्मीद है आप कैसे इक्वेशन आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे पास R1/R2, D1 के लिए भी देखूं तो D2 इसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ अंडर रूट है, या फिर वर्गमूल जिसको बोल रहे हैं ये D1, और इसको हम लिख सकते हैं M2 और ये M1। तो ये हमको एक नया संबंध मिल जाएगा, अर्थात दो गैस दिया रहे और दोनों गैस का यदि हमको किसी एक गैस का दर या ये विसरण की दर दे दे और किसी एक का द्रव्यमान दे दे या फिर दोनों का द्रव्यमान दे दे, तो हम दूसरे जो गैस रहेगा उसके विसरण की दर पता कर सकते हैं। घनत्व दे देगा तब भी हम विसरण की दर पता कर सकते हैं, अर्थात इनको मल्टीप्लाई करके। कोई तीन डाटा हमको पता रहे पहले से तो हम एक चौथा मान पता कर पाएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे लाना है। ये मुख्य इसका समीकरण है कि गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए, फिर इसके आगे हम और इक्वेशन लाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसको तो याद रखेंगे ही यहाँ तक कि उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है करके। अब उदाहरण ये समझिए, देखिए जैसे H2 व N2O में किसकी विसरण अधिक होगी, किसकी विसरण अधिक। अब विसरण का अर्थ ये समझिए कि एक गैस और दूसरा गैस जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा गैस कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये है विसरण की घटना वास्तव में। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कौन सा गैस कितना तेजी से बाहर निकलेगा। यदि हम निसरण या फिर जिसको बोल रहे हैं एफ्यूजन, उसमें विसरण और एफ्यूजन अर्थात डिफ्यूजन और एफ्यूजन दोनों एक ही है, बस उनके नाम अलग हैं। एफ्यूजन में याद रखना है छोटे से छेद से निकलता है गैस, और डिफ्यूजन में पूरा सारे जगह से आते हैं गैस। अब इसमें मैं पूछ दिया कि किसकी विसरण अधिक होगी, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि जो गैसों की विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती और साथ में ये मोलर मास, अर्थात ये मोलर द्रव्यमान है ना, सब मोलर द्रव्यमान जिसको हम ग्राम में लिखते थे और ये तरीका हम सीख चुके हैं पहले भी। तो जिसका मोलर द्रव्यमान कम उसका स्पीड ज्यादा होगा, अर्थात जो गैस हल्की रहेगी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और जो गैस भारी रहेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये है वास्तव में विसरण का अर्थ, और ये जो मोलर मास लिखा हूँ उसका अर्थ। अब देखिए H2 और N2O का तुलना कर रहा हूँ, जो कि हम शुरुआत में एग्जाम्पल देखे थे। तो इसके बीच में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमको इनका मोलर द्रव्यमान, इसका क्या होगा 2 ग्राम। मोलर द्रव्यमान मैं बोल रहा हूँ ना कि अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान में यदि बोलता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पे मैं लिखता AMU, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं अर्थात मोलर द्रव्यमान ले रहे हैं। और N2O देखिए इसका 14×28 होता है और 28 और कितना 16 कितना होता है, ये होता है टोटल 44। ये 44 ग्राम, ये किसका है N2O का है और ये है H2 का। अब मैं बताया कि जो जिस गैस का भार अधिक रहेगा वो क्या रहेगा, कम स्पीड से आगे बढ़ेगा, और जिसका जो हल्का रहेगा ज्यादा स्पीड से। अर्थात मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो H2 है इसके विसरण की दर या आगे जाने की दर N2O की अपेक्षा अधिक होगी। N2O क्यों, क्योंकि ये भारी है इस वजह से। तो ग्राहम का जो विसरण नियम है वो इसी तरीके से काम आता है कि दो गैसों के बीच हम घनत्व की तुलना कर सकते हैं, दो गैसों का हम स्पीड बता सकते हैं, कौन सा गैस कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो गैस जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उसका आयतन भी उतना रहेगा। आगे बढ़ना का अर्थ है कि कितना तेजी से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते।
क्योंकि दो गैसों का मिक्सिंग होना ही क्या कहलाता है, विसरण। तो इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे आया है वो तो आप समझ ही गए हैं, हमने सिंपल से इसी को ही किया है, दो गैसों के लिए ले लिया, क्योंकि अकेले एक गैस में विसरण नहीं होता है अर्थात डिफ्यूजन, वो दो या फिर दो से अधिक गैसों में होता है। तो हम सिंपल से दो गैसों के बीच कर रहे हैं तुलना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन दो गैसों के साथ आता है। इसको हमने d1/d2 कर दिया, चूंकि ये भाग था इसलिए पलट गया उल्टा, इस तरीके से हो गया जो छोटे कक्षाओं का गणित है 9th-10th लेवल का। उसके बाद हमने डी की जगह एम को रिप्लेस किया है इस इक्वेशन के द्वारा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी की जगह मूलक द्रव्यमान से भी यदि तुलना कर दे तो यही बन जाएगा। अर्थात इसी का डेफिनेशन हम दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं कि समान ताप और समान दाब पर विसरण की दर जो गैस के मोलर द्रव्यमान होते हैं उनके वर्गमूल का व्युत्पन्नपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मोलर मास से, ठीक है, और उसके स्क्वायर रूट के साथ। इसको नोट करिए। इसके बाद हम और कुछ इसका फार्मूला डिराइव करते हैं जिसका हमको जरूरत पड़ने वाला है अंकित प्रश्नों में। अब उम्मीद है अभी तक आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे विसरण से संबंधित तथा डिफ्यूजन से संबंधित, और जो इक्वेशन डिफ्यूजन के हैं वही इक्वेशन इफ्यूजन अर्थात निस्सरण के हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में जरूर छोटे से 3 होल से गैस निकल रहा है करके कहा जाता है, लेकिन दोनों में सारे नियम अप्लाई होते हैं जो कि हमने विसरण और निस्सरण, जिसको इफ्यूजन और विसरण को डिफ्यूजन कहा जाता है, दोनों कॉन्सेप्ट में। अब देखिए विसरण की दर हमने क्या पढ़ा हुआ है 1/√d, और इसी के आधार पर हमने पढ़ लिया था 1/√m। अब इसको हमने, चूंकि गैस में विसरण की घटना अकेले एक गैस में नहीं होती है, दो या दो से अधिक गैस होनी चाहिए, तो न्यूनतम हम दो गैस को मान लिए थे, तो उस हिसाब से जो विसरण की दर थी तो इसको हमने R1/R2 दो गैसों के ले लिया था, तो इसके लिए हमने माना हुआ था, तो हमको आया था d2/d1 और अंडर रूट था। ये टोटल का भी ऐसा लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से दोनों का अर्थ वही है, d2/d1 लिखेंगे ऐसे अलग अलग तो भी, या फिर एक साथ लिखें तो भी ये मिला था। और साथ में हमको ये मिल गया था m2/m1 अर्थात मोलर मास किसका, दोनों गैस का। अब चूंकि मोलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान जो होता है वो विसरण की दर की क्या होता है, उल्टा होता है, अर्थात ये बोल सकते हैं जिस अणु का, गैस के अणु का वजन ज्यादा है उसका विसरण क्या होगा, कम होगा। उल्टा का अर्थ यही है, ये ज्यादा तो ये वाला कम। इसी प्रकार जिसका घनत्व ज्यादा है उसका विसरण क्या होगा, कम, और जिसका मोलर मास कम या फिर घनत्व कम उसका अर्थ क्या है, उसके विसरण की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो उम्मीद है चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अब देखिए ये तो हमारा एक इक्वेशन था जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, किसमें, जब मोलर मास दे दिया रहे या फिर घनत्व दे दिया रहे, तो इस संबंध से हम निकाल पाएंगे विसरण की दर, या फिर घनत्व या मोलर मास में निकाल पाएंगे, उल्टा गुणा करके, ठीक है। दूसरा है विसरण की दर, हम किसको कहेंगे, तो सामान्य रूप से यदि समझे तो विसरण की दर होते हैं विसरित गैस की मात्रा पान समय, अर्थात एक निश्चित समय में गैस की कितनी मात्रा डिफ्यूज हुई, हम क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित समय में, निश्चित समय अर्थात कौन सा समय, इस समय को हम बोल रहे हैं सेकंड, तो हम बोल सकते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में विसरित, विसरित मतलब डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होना का अर्थ है दो गैसों का मिक्स होना या फिर एक गैस का दूसरी जगह पहुंचना। इस में विसरित गैस की मात्रा, और हम जानते हैं कि गैस की जो मात्रा है उसको हम किससे लिखते हैं, देखिए विसरण की दर को, ये तो हो गया विसरण को, विसरण की दर कहा जाता है, की दर। अब इस फार्मूला के हिसाब से यदि हम देखें तो विसरण की दर इक्वल टू विसरित गैस की मात्रा, और मात्रा को हम किससे लिखते हैं, मोल से, n अपान, इसको मैं टाइम को किससे लिख सकता हूँ, t से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा n/t। अब सोचिए ये तो हमने मोल के साथ लिया, लेकिन हमने एवोगैड्रो में संबंध पढ़ रखा है। देखिए गैस का जो आयतन है वो मोल के क्या होता है, समानुपाती होता है, इसलिए हम इसी संबंध को किसके लिए भी ले सकते हैं, गैस के आयतन के लिए। क्यों, क्योंकि गैस है और उसका आयतन भी होगा, तो v/t। इस संबंध के हिसाब से ये किसका संबंध है, ये है एवोगैड्रो का संबंध। एवोगैड्रो ये गैस के नियम में हमने पढ़ा था, v/t, अर्थात हम जो विसरण की दर है उसको ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में गैस का कितना आयतन अर्थात गैस का कितना वॉल्यूम विसरित हुआ, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, विसरण की दर कह सकते हैं। फिर दूसरा, अर्थात ये ना दे करके इस तरीके से मोल के साथ या फिर गैस के आयतन के साथ संबंध बोलता है तो ये हम फार्मूला उपयोग करेंगे। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा, यदि हम यहाँ पे देखना चाहें तो चूंकि गैस क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कहने का अर्थ है कि मैं मान लो ये कंटेनर लिया इस तरीके से और यहाँ पे हमने वाल्व लगा रखा था, तो नीचे के गैस क्या है, ऊपर जा रहे थे, ऊपर के गैस इसके नीचे के, अर्थात एक दूसरे में क्या होते हैं, ऐसे मिक्स हो रहे थे, ठीक है। कुल मिला के जैसे कोई पानी भरा है उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं उस टाइप से, तो गैस आपस में एक दूसरे से ऐसे मिक्सअप हो रहे थे। तो गैस मान लो यहाँ पे शुरू में रहा होगा तो ये यहाँ तक जा रहे हो, ये मान लो गैस यहाँ पे रहा होगा तो ये यहाँ तक आ रहा है, अर्थात कुछ ना कुछ दूरी तो ट्रेवल कर रहा है ना, कुछ ना कुछ दूरी में जा रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं x/t, या फिर इसी को बोल सकते हैं l/t। l/t का अर्थ है कि विसरण की दर हम उसको भी कहेंगे जिसमें गैस एक जगह से दूसरी जगह कितना दूर पहुंच गया, अर्थात हम बोल सकते हैं गैस में विसरित हुई कुल लंबाई, या गैसों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया गया कुछ कुल दूरी, जिसको हम x से भी दर्शा सकते हैं, l से भी दर्शा सकते हैं, बुक के हिसाब से डिफर कर सकता है। इस तरीके से हमने 5 फार्मूला देख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो n है ये क्या है, गैस का मोल, गैस का मोल अर्थात विसरित हुए मोल, ठीक है। v क्या है, ये है आयतन, गैस का आयतन जो विसरित हुआ एक निश्चित समय में। x क्या है, गैस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, अर्थात एक गैस दूसरे गैस
में मिक्स होने के लिए कितना दूर पहुंचा, तो उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। अब मान लो हमने कंडीशन इसमें लिया था 2 गैसों के लिए, यही कंडीशन हम इस पे भी अप्लाई कर लें इनमें, तो यही फार्मूला हमको कैसे दिखने लगेगा, 2 गैस लेंगे तो 2 प्रकार का दर दिखेगा, R1 अपान R2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 अपान, अब चूंकि 2 गैस यदि लूंगा मैं तो एक गैस के लिए R1 ले रहा हूँ दर को, तो दूसरे गैस के लिए R2, तो उसी प्रकार एक गैस के लिए N1 लूंगा तो दूसरे गैस के लिए क्या लिखूंगा, T1, और दूसरे गैस के लिए N2 लूंगा तो अगले गैस के लिए क्या लिखूंगा, T2। तो उम्मीद है ये चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। इसी तरीके से इसको वॉल्यूम को यदि करें तो एक गैस के लिए R1 दूसरे गैस के लिए R2, तो वॉल्यूम को सेम वैसे V1 अपान T1 और दूसरे गैस के लिए V2 अपान T2 कर सकते हैं। और इसको यदि हम देखें तो लेंथ वाला भी कर सकते हैं, L का अर्थ यहाँ पे क्या है, लेंथ है या फिर लंबाई है, कितना दूरी तय किया, R1 अपान R2। अब देखिए यहाँ मैं x को ले रहा हूँ तो x1 अपान T1 बटा x2 अपान T2। तो इस तरीके से हमको ये छोटे छोटे फार्मूले मिल जाएंगे, पहले गैस का मोल, दूसरे गैस का मोल, पहले गैस का आयतन, दूसरे गैस का आयतन और साथ में उनका टाइम, पहले गैस के द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे गैस के द्वारा तय की गई दूरी। और मोल का अर्थ तो जानते ही हैं, n क्या होता है, n होता है W/m, तो ये पता होना चाहिए, इसके आधार पर भी हम इसमें संबंध बना सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यदि एक साथ ऐड कर दें अर्थात R1 अपान R2, देखिए साथ में R1 अपान R2 है तो सबका संबंध क्या दिखेगा, इसको यदि मैं आगे लिखूं ये हो जाएगा मेरे लिए N1 T1 और ये क्या हो जाएगा, मतलब N1 अपान ये है T1। अब ये पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 अपान N2। इस तरीके से ये देखिए N2 अपान T2 है तो ये तो अभी भाग में है, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पलट जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, N2 नीचे आ जाएगा। इसमें करूँ सेम वही V1 T1 और ये क्या हो जाएगा T2 ये V2, इसमें करूँ x1 T1 और T2 x2। इस तरीके से हमको ये इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा। अब यदि हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया R1 अपान R2, जिसको आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा N1 अपान T1 और T2 अपान N2 इक्वल टू, अब आयतन के लिए लिखूं तो V1 अपान T1 T2 अपान क्या हो जाएगा V2, ये x1 अपान T1 इंटू T2 अपान x2। तो इस तरीके से ये मोल के लिए हमको पता करना है, मोल देने पर ये हम आयतन देने पर अर्थात 2 गैस का अलग अलग आयतन देने पर ये फार्मूला उपयोग करेंगे। और ये लंबाई अर्थात गैस ने कितना दूरी तय किया वो यदि पता करना है तो हम इस सूत्र से पता करेंगे। तो उम्मीद है चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया गैस के विसरण से संबंधित, गैस के मोलों की संख्या इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, मतलब गैस पहले गैस का दर दूसरे गैस का दर। कोई एक फार्मूला याद रखें, बाकी आपको इजीली पता चल जाएगा। एन वी और ये एक्स वाले संबंध में, एक्स मतलब यहाँ पे दूरी है, इसको हम L1 और L2 भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता होगा। अब इसको हम और सरलीकरण करें तो हमको कैसे दिखने लगेगा, देखिए R1 R2 बराबर, देखिए N1 के नीचे N2 है तो N1 लिखूंगा, ये हो जाएगा N2 इंटू T2 अपान T1 इक्वल टू V1 अपान V2 और T2 अपान T1 इक्वल टू X1 अपान X2 इंटू T2 अपान T1। इसके अलावा ये हमारा इक्वेशन था, क्या था, D2 अपान D1 इक्वल टू, इधर आगे बढ़ा लेंगे इसको, M2 अपान M1। तो इस तरीके से हमको एक इतना सारा फार्मूला मिल जाता है इस अकेले डिफ्यूजन वाले से, अर्थात जो ग्राहम का डिफ्यूजन ला है या विसरण नियम है उसके द्वारा। जब मोल दिया रहेगा तो ये संबंध हमको उपयोग करना है, N1 अपान N2 इंटू T2 अपान T1। आयतन दिया रहेगा तो R1 अपान R2 के साथ ये संबंध बनाना है। दूरी दे दिया रहेगा तो ये वाला संबंध उपयोग करना है। डेंसिटी दे देता है तो इसको उपयोग करना है। मोलर मास देता है तो इसको उपयोग करना है। 2 देंगे तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, अर्थात ये सबके लिए अलग है। ये वाला फार्मूला अलग, मोल के लिए, आयतन के लिए, लंबाई के लिए। अब इसमें याद क्या चीज करना है, क्योंकि ये बहुत सारा इक्वेशन जैसे दिख गया, याद आपको इन चीजों को नहीं करना है, आपको याद ये फार्मूला याद करने हैं। बाकी ये वाला मुख्य है D2 D1 और M2 M1 वाला, अर्थात वही ग्राहम का विसरण नियम था मुख्य रूप से, अर्थात जो मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमपाती अर्थात स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमपाती या फिर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमपाती होता है वाला। बाकी इन्हीं की सहायता से हम दूसरे जो छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काम आते हैं वो हमने डिराइव किया। तो फार्मूला मुख्य रूप से याद रखें, एक फार्मूला याद रखेंगे इसमें तो बाकी सब हो जाएंगे एक ही जैसे हैं। बाकी ये तो चूंकि 1/, के रूप में था, अर्थात 1/√d के रूप में, इस तरीके से, इसलिए D2 ऊपर चला गया, D1 नीचे आ गया। बाकी तो सीधे थे, सीधे अर्थात इस तरीके से, इसलिए ये सीधे हैं। R1/R2 को N1/N2 और इसको हमने T1/T2 कर दिया है। सेम वैसे इसको V1/T1 और V2/T2 ऐसा कर रखा है, या फिर ऐसा भी अलग अलग कर सकते हैं, N1/N2 और T1/T2, तो भी ऐसे ही आएगा सेम, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको नोट करिए। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफ्यूजन है और रिफ्यूजन है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं।
था डिफ्यूजन फ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा पढ़ेंगे, R समानुपाती P अंडर रूट MT। अब इसमें ये डेरिवेशन तो करना नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू हम पढ़ सकते हैं R अर्थात विसरण या फिर निसरण, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, उसकी दर दोनों एक ही चीज है। निसरण मतलब छोटे से छेद से गैस का निकलना, विसरण मतलब बड़े हिस्से से। P मतलब प्रेशर होता है, मतलब एक गैस का प्रेशर, A मतलब एरिया, एरिया मतलब जो छेद है उसका एरिया, या फिर जो कंटेनर रहता है उसका एरिया जिसमें एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो रहा है। ए मतलब मोलर मास हो गया, जिसको हम ग्राम में लिखते थे। मोलर मास अलग है और अणु द्रव्यमान अलग है, अर्थात मॉलिक्यूलर वेट अलग है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मोल के अंदर एक यूनिट का वेट होता है, लेकिन मोलर मास का अर्थ होता है एक मोल का पूरा वेट। ठीक है, तो मोलर मास लेना है, टेम्परेचर। अब ये देखिए, पहला प्रेशर का फैक्टर, प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे तो आर अर्थात विसरण या निसरण की दर बढ़ जाएगी। विसरण या निसरण की दर कैसे बढ़ेगी, जैसे मैं मान लो एक हमने कंटेनर ले लिया इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, दो अलग अलग गैसों को रख दिया। अब इस कंटेनर में जब यदि हम प्रेशर बढ़ाएं का अर्थ है कि ऊपर से मैंने जैसे मान लो पिस्टन है, इसको नीचे दबाते गया तो गैस क्या है, दूसरे गैस के पास बहुत तेजी से आ जाएगा। इसको बोल रहे हैं प्रेशर बढ़ाने से जो आर है अर्थात विसरण या फिर निसरण, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ है कि मान लो एरिया बड़ा हो जाए इस तरीके से, तो एरिया बड़ा होगा तो गैस के अणु भी दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो दूसरे गैस के अणु भी रहेंगे, वो क्या है, इजिली उसमें समा जाएंगे, तो उसको कहा जा रहा है एरिया बड़ा होना। या फिर दूसरे तरीके से यदि निसरण में देखें तो जैसे ट्यूब में पंचर हो जाता है, तो पंचर यदि उसका छेद बड़ा हो जाए, छेद बड़ा मतलब एरिया बड़ा हो जाए, तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, अर्थात जो गैस अंदर ट्यूब के अंदर बाहर निकलने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसका अर्थ है। तीसरा है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान के साथ देखिए उल्टा संबंध होता है, इसको यही वास्तव में किसका नियम था, यही वास्तव में है 1/√m, ये है ग्राहम का नियम। अब देखिए मोलर द्रव्यमान जिसका अधिक उसका आर का मान क्या हो जाएगा, कम, और जिसका मोलर द्रव्यमान कम उसका आर का मान अर्थात विसरण या निसरण की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये उल्टा संबंध है। अर्थात जैसे मैं मान लो H2 व O2 में किसका अधिक होगा, तो H2 का होता है 2 ग्राम और इसका कितना होता है 32 ग्राम। तो उस हिसाब से H2 एक हल्की गैस है, इसलिए इसके विसरण या निसरण की दर अधिक होगी, और O2 एक भारी गैस है, इसलिए इसके विसरण या निसरण की दर क्या हो जाएगी, कम होगी। अर्थात ये धीरे धीरे निकलेगा, ये इसका अंतर है। तो ये मोलर मास का, तो उम्मीद है चीजें आपने समझ ली होंगी, और भी ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये याद रखना ही है। ये 3 हो गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा हम लिख रहे हैं टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर। तो इस संबंध में यदि मैं विसरण की बात करूं, विसरण की दर अर्थात डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो होता है हमेशा टेम्परेचर के साथ ऐसा। ठीक है, इसमें यहाँ इस चीज को इग्नोर करना है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर विसरण बढ़ जाता है, विसरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये इसके लिए मैं ए नाम दे देता हूँ, बी निसरण, जिसको इफ्यूजन बोलते हैं, निसरण की दर ये होता है ऐसे टेम्परेचर के साथ, जो कि यहाँ रिलेशनशिप में दिख रहा है ना, ये निसरण के लिए। तो यही अंतर है और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विसरण की दर तो बढ़ जाएगी स्पीड से, क्योंकि विसरण की दर बड़े कंटेनर में हो रही है, फिर खुले जगह में हो रही है, लेकिन निसरण की दर इसकी, निसरण की दर ये टेम्परेचर को यदि बढ़ा दें तो निसरण की दर जो आर है वो क्या हो जाती है, ये घट जाएगी। अब कैसे घट जाएगी, मान लो मैं एक ट्यूब ले लिया और इसके अंदर क्या है, हवा में भर दिया। अब एक जगह में छोटा सा पंचर कर दिया, तब होगा निसरण, क्योंकि छोटे से छेद से गैस का निकलना क्या कहलाता है, फ्यूजन या निसरण। अब मान लो गर्मी में बढ़ाऊंगा, तो हम जानते हैं गर्मी जब बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो गैस के अणु क्या होते हैं, वो पागल के टाइप का हो जाते हैं, इधर उधर बहुत तेजी से भागते हैं। तो बहुत तेजी से भागेंगे जब इधर उधर, तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो छोटे छेद से गैस बहुत तेजी से निकलेगा। अब ये तो इधर उधर भागेंगे तो एक दूसरे टकराने में भी व्यस्त हो जाएंगे ना, एक दूसरे जब टकराएंगे तो जो गैस के अणु यहाँ से निकल रहे हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे वास्तव में, इसलिए दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो याद रखना है, निसरण अर्थात फ्यूजन कम होने वाला है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और यहाँ विसरण टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि बड़े क्षेत्र के लिए है और निसरण ये बहुत छोटे क्षेत्र के लिए है। तो ये डिक्रीज हो जाएगा आपस में टक्कर के कारण। टेम्परेचर बढ़ाने पर अणु टकराते हैं, अर्थात कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, जिससे टकराएंगे तो क्या होगा, इनके निकलने का दर कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से जब आपस में टक्कर करते रहेंगे तो बाहर निकलने का दर क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। बिल्कुल ये भीड़ की तरह है, यदि एक छोटा सा दरवाजा है और भीड़ ज्यादा हो गया, यदि लोग झगड़ा में उलझ गए तो फिर वहां दरवाजे से लोग निकल नहीं पाते हैं भीड़ में। बस वैसे ही भागदड़ जैसे वाली स्थिति, यहाँ भागदड़ जैसे मच जाएगा, जिससे बाहर निकलने, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन जो क्या एक दूसरे से जब टकराते रहेंगे तो निकलने की दर धीरे धीरे घट जाएगी, जिससे दर क्या होगी, अर्थात जो कम होती है। इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसके अंकित प्रश्न करेंगे, फिर अपना सेशन खत्म करेंगे। अब हम इसका गणित बनाना शुरू कर रहे हैं। गणित कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखते जाएंगे कैसे बनाना है इसको। जैसे ऑक्सीजन और H2 के निसरण के दर की तुलना करिए, अर्थात जो इनका फ्यूजन रेट है उसका कंपेयर करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो ये जितना भी क्वेश्चन हो ग्राहम के डिफ्यूजन नियम या फिर फ्यूजन नियम दोनों बोल सकते हैं, उससे संबंधित है। और हमने ग्राहम के डिफ्यूजन या फ्यूजन नियम में ये पढ़ रखा है पहले, जो हमने इसके पहले फार्मूला बनाया हुआ था उसी फार्मूला का उपयोग करना है स्टेप बाय स्टेप। अब
O2 और H2 के निस्सरण के दर की तुलना कीजिए। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसका मोलर वेट ज़्यादा रहेगा उसका क्या होगा, जो दर है वो कम रहेगा, और जिसका दर कम अर्थात उसका मोलर वेट ज़्यादा। इस तरीके से हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, तो इस रिलेशन के द्वारा हम ये बनाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि O2 और H2 दे रखा है, तो O2 और H2 का हम आसानी से m अर्थात मोलर वेट पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, O2 का देखिए, O2 का होता है एक का ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो जाएगा 32, अब ग्राम लिखूंगा मैं। और H2 का होता है, H2 का एक होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, इस तरीके से 2 ग्राम। अब दोनों में हम देखें तो इसका वजन कम, इसका वजन ज़्यादा, तो जिसका वजन कम उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, ठीक है, अर्थात डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा। देखिए जिसका m अर्थात मोलर वेट कम, इसका रेट ज़्यादा, मोलर वेट कम रेट ज़्यादा, इसी का रहेगा। लेकिन अब हम इसको ऐसे तो सीधा नहीं बोल सकते तुलना करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम मान लेंगे पहला गैस अपन दूसरा गैस इक्वल टू, इसको हमने पढ़ा हुआ था m2 अपन m1, ये अंडर रूट पे था, ये भी अंडर रूट पे था, एक साथ भी कर सकते हैं m2 अपन m1। r1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, जनरली जनरली याद रखना कि जो r1 और r2 है, तो r1 में हमेशा यदि 2 गैस देता है तो उसी गैस को रखना है जिसका जो मोलर वेट है वो कम है, तो इससे जो हमारा आंसर है वो सही आएगा। कम रहेगा तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वाला ऊपर हो जाएगा, कम वाला नीचे आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो कम किसका है, हाइड्रोजन का, और अधिक है ऑक्सीजन का, तो हमेशा ऊपर में रखूंगा हाइड्रोजन का, अर्थात जिसका कम रहेगा उसी को ऊपर रखना है, और जिसका अधिक वाला है उसको नीचे रखना है। अब यहाँ पे देखिए कम वाला ऊपर हो गया, लेकिन m2 ये r2 के साथ संबंधित है, r2 के लिए हमने m2 लिखा है, तो r2 वाला नीचे है, तो अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा MO2 अपन m क्या लिखूंगा, 1 के लिए मैंने क्या लिखा है हाइड्रोजन, तो MH2। अब इस तरीके से इनका अंडर रूट है, अब अंडर रूट है तो देखिए MO2, O2 मतलब है 32, और ये H2 कितना है 2, तो ये टोटल ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला हमने दोनों टाइप से पढ़ा है, ऐसा भी लिख सकते हैं और फिर पूरा एक साथ अंडर रूट कर सकते हैं, अर्थात ऐसा मैं बोल रहा हूँ M2 अपन M1, ऐसा भी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। और इसको हमने सुविधा दृष्टि से इसको तोड़ दिया है, या नहीं तोड़ेंगे तभी फर्क नहीं पड़ता, अर्थ वही होने वाला है। तो RH2 अपन RO2 अर्थात हाइड्रोजन का रेट अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, ऑक्सीजन का रेट, क्योंकि यहाँ पे इफ्यूजन बोल रहा है इसलिए हम इसको निस्सरण का दर बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए 32/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो ये 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4, ठीक है, मतलब 16 का वर्गमूल होता है 4, हमने गणित में पढ़ रखा है, RH2 अपन RO2। अब देखिए, अब इसका मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो RH2 बराबर R, ये हो जाएगा 4 और RO2। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के विसरण की दर इस ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुनी अधिक रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए, फिर दूसरा करते हैं। 200 ml SO2 एक छिद्र में से, छिद्र मतलब यहाँ पे इफ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन और डिफ्यूजन लगभग एक ही जैसी प्रक्रिया है, सिर्फ इफ्यूजन का अर्थ होता है छेद में से निकलना। 600 सेकंड में विसरित होती है, उतने ही समय में विसरित मेथेन का आयतन याद कीजिए, अर्थात मेथेन जिसका फार्मूला होता है CH4, ये याद रखना है, आयतन मतलब V पता करना है। और हमने क्या पढ़ा है, R = V/T, ये संबंध पढ़ा है। यदि मैं मान लो मेरे को एक का दर पता करना है R1 का, तो मैं लिख दूंगा V1/T1, और यदि मेरे को R2 का पता करना है तो मैं लिख दूंगा V2/T2, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आयतन पता करना है कहा गया है, तो सबसे पहले तो हम दर पता कर लेते हैं R1 और R2, लेकिन दर में आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा 1 वाला उसी को मानना है जिसका जो मोलर वेट है, अर्थात मोलर द्रव्यमान हमेशा कम रहे। अब चूंकि 2 गैस दिया, एक गैस MSO2 मोलर द्रव्यमान और MCH4, ये सल्फर का होता है 32 परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का होता है 16, और लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, और 32 और 32 में जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। और कार्बन का यदि मैं बोलूँ तो 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का 4 हो जाएगा इस हिसाब से, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ये हम पहले यूनिट में भी सीख चुके हैं। ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि हम मोलर द्रव्यमान पता कर रहे हैं, ना कि अणु द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अलग है, अणु द्रव्यमान अलग है, अणु द्रव्यमान रहता तब AMU लिखते, ठीक है। अब देखिए ये कम है अर्थात ये हल्का है, और ये इसका मान ज्यादा है अर्थात इसका वजन ज्यादा है, मतलब ये हल्का है तो ज्यादा तेजी से विसरण होगा इसका कम तेजी से, लेकिन यहाँ पे हमको विसरण नहीं पता करना है, यहाँ पे हमको पता करना है मीथेन का आयतन। अब इस फार्मूला वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। R1 में किसको मानूंगा, R1 में इसको मानूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये हल्का है इसलिए, तो मैं लिखूंगा RCH4, ये 1 वाले में लिख रहा हूँ V1 मतलब आयतन, इसी का आयतन पता करना है, अर्थात VCH4 इसका आयतन पता करना है, और T कितना दे दिया है, उतने ही समय में विसरित मेथेन, उतने ही समय मतलब 600 सेकंड दे रखा है, ये 600 सेकंड। और दूसरा क्या है, ये R2 वाला है, R2 हम किसको मान रहे हैं, RSO2 = V2/T2, V2 मतलब ये 200 ml वाला, तो इसको मैं लिखूंगा 200, और T2 मतलब है 600, इस तरीके से। अब याद करिए, हमने इक्वेशन लिखा था, 5 सूत्र लिखा हुआ था जब हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ था, तो हमने क्या लिखा था इस तरीके से, R1/R2 बराबर इस तरीके से लिखा था D2/D1 अंडर रूट पे, और लिखा था हमने M2/M1 अंडर रूट पे। चूंकि यहाँ पे आयतन का संबंध दिया है, तो आयतन में हमने क्या लिखा था P1/V2, और इंटू लिखा था हमने T2/T1, उधर फिर लंबाई वाला भी लिखा था, मोल वाला भी, ऐसा ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूला का उपयोग करना है आयतन वाले में, ठीक है। समय दे रखा है, आयतन दे रखा है, और बाकी चीजें हम ये M1 M2 वाले से ही करेंगे, जब तक यदि घनत्व तो दिया रहता तब घनत्व वाला फार्मूला उपयोग करते। अब चूंकि कुछ द्रव्यमान दिया नहीं है, तो द्रव्यमान हम ऐसे ही इस तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे इनका मैं निकाला हूँ, इसका 32 और इसका 16, तो 32 करके 64 हो गया, इसका तो निकल ही गया। अब देखिए
जो R1 है उसकी जगह हमने CH4 लिया है, RCO2 की जगह SO2। और मैं बताया कि जो गैस हल्की है इस तरीके से पहले निकाल लेंगे, उसी को हम पहला 1 वाला मानेंगे और जो भारी है उसको 2 वाला मानेंगे, तो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा बनाने का। इसका उल्टा करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन एक सही तरीका यही रहेगा कि हल्का वाला को ऊपर करने और भारी वाले को नीचे, जैसे भारी वाले को मैं नीचे करूँगा। अब देखिए इस सूत्र के हिसाब से यदि मैं मान रखूँ तो क्या हो जाएगा, RCH4 R1 की जगह और R2 की जगह RSO2 इक्वल टू, अभी मान क्या हो जाएगा, RCH4 मतलब ये हो जाएगा VCH4 वॉल्यूम इसी का, क्योंकि हमको पता करना है, बटा 600, और इसका बटा मैं कर रहा हूँ RSO2 वाला, मतलब टोटल 200 बटा 600, तो ये क्या हो जाएगा 600 बटा 200 हो जाएगा। ये कैसे किया हमने, VCH4/600 बाई हमने किया है ऐसा 200 बटा 600। अब इसको चूंकि भाग था गुणा करेंगे तो ये पलट के इधर आ जाएगा, तो सेम मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया, देखो 600 से 600 कैंसिल हो गया, ये टोटल क्या हो जाएगा VCH4 बटा 200। अब देखिए RCH4 RSO2 ये इसकी जगह पे आया है। अब चूंकि हमको ये उपयोग करना है, क्योंकि घनत्व तो दिया नहीं है तो उपयोग होने वाला नहीं है, तो ये फार्मूला सीधा सा ये वाला स्टेप हमने खत्म कर लिया सीधा सा, ठीक है, टाइम वाले के साथ। अब इसको ऐसा समझिए कि ये अब ऐसा बन गया R1 बटा R2 इक्वल टू ये V1 अपान V2 और एक T2 अपान T1 ये था, तो इस पोर्शन में हम इसको बिठा रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जो था उसमें हम ऐसा इसको सेट करने वाले हैं ये। अब चूंकि इसी को हमने R1 माना है, इसको हमने R2 माना है, तो इस साइड पे मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, चूंकि इसका टोटल का अर्थ ही यही है, तो CH4 बटा मैं 200 लिखूंगा। और देखिए M2 मतलब हमने किसको माना है, जिसको R1 माना है उसी को M1 मानना है, तो ये हमने क्या माना, ये हो जाएगा हमारा M1 और ये हो जाएगा हमारा M2। क्यों, क्योंकि ये हल्का इसलिए हमने पहला गैस माना और ये भारी इसलिए उसको हमने दूसरा गैस माना। तो 64 लिखूंगा मैं, और M1 की जगह मैं लिखूंगा 16। अब ये हो जाएगा ऐसा, तो 16 चौक 64 अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो VCH4 लिखूंगा और बटा 200, और ये हो जाएगा कितना 2, तो VCH4 अर्थात जो CH4 का आयतन है वो कितना जाएगा, 200 गुणित 2 करूंगा तो टोटल हो जाएगा 400। चूंकि बाकी आयतन किस में है, ml में लिखा है, तो इसको भी मैं किस में लिखूंगा, ml में। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे हल करना है। अर्थात जो पहले फार्मूला लिखा है उसी का उपयोग करना है। आयतन वाला आएगा तो आयतन वाला पूरा पोर्शन निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो वास्तव में R1 R2 निकलते रहता है, फिर इसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ, ये हमने निकाल लिया, अर्थात इस फार्मूला को बनाया, उसके बाद इसी को इसकी जगह पे रखा है और इससे तुलना की है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया, इसको नोट करिए। फिर तीसरा चौथा बनाते हैं, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड के विसरण की दर की तुलना करिए, अर्थात इनका विसरण पता करना है। तो चूंकि हमको घनत्व दिया नहीं है तो मोलर मास के आधार पर ही हम तुलना करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम ये फार्मूला उपयोग करेंगे, तो हमको थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि किसके आधार पर। यदि घनत्व दिया रहता तब डी वाला उपयोग करते हैं। विसरण की दर कैसे, R1 अपान R2 और ये M2 अपान M1, ये टोटल का अंडर रूट ऐसे। अब R1 हम किसको मानेंगे, दोनों में से जिसका वजन कम रहेगा। अब देखिए हीलियम का मैं लिखूँ, यदि मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, मतलब M लिख देता हूँ, M हीलियम, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इसका परमाणु भार होता है। और SO2 का लिखूँ MSO2, तो इसका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और ये सल्फर का कितना होता है 32, तो इस हिसाब से 64 ग्राम ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें R1 हमने किसको मान लिया है, अब देखिए दोनों में से किसको हम मानेंगे, R1 वाला हिस्सा, इसका वजन कम इसका वजन अधिक, तो कम वाले को हम R1 के हिस्से में रखेंगे, अर्थात RHE, मतलब जो हमेशा हल्का रहेगा ऐसा पहले बना लेंगे, और हल्का रहेगा उसको हम ऊपर वाले में रखेंगे, भारी वाले को नीचे रखेंगे RSO2। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो भी उत्तर आएगा सही, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना है। तो सही तरीका यही रहेगा कि हल्का वाले को ऊपर करें, भारी वाले को नीचे, तो उत्तर बहुत अच्छा आने वाला है। M2 अपान M1, M2 हम किसको मान रहे हैं, देखिए R1 हमने माना हीलियम को और R2 माना SO2, तो जिसको R2 माना है उसी के लिए M2 रहेगा। M2 मतलब ये सल्फर, ठीक है, ये वास्तव में क्या है M2 है और ये है M1, अर्थात ये जो सूत्र था हमारा उसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। वास्तव में जो 1 है उसी के लिए 1 किसको हीलियम को माना है, इसलिए M1 हीलियम वाला ही बनेगा, ठीक है। 2 को हमने सल्फर डाइऑक्साइड माना है, इसलिए M2 बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड वाला, ये है। अब देखिए 64 बटा मैं 4 करूँगा इसके आधार पे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 आएगा बराबर 2 आएगा। अब इसको हम कैसे तुलना करेंगे, RSO2, ये तो मान आ गया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 और RSO2। कहने का अर्थ है कि जो हीलियम है ये सल्फर डाइऑक्साइड की अपेक्षा दोगुने स्पीड से क्या होगा, विसरित होगा, अर्थात विसरण हीलियम का इसकी अपेक्षा दोगुनी स्पीड से होगा। क्यों, क्योंकि हीलियम का वजन कम है, और जिसका वजन कम वो इस हिसाब से क्या है, विसरण की दर उसकी क्या रहेगी, हमेशा अधिक रहेगी। तो उत्तर आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं ऐसा, और इस तरीके से हल करने के लिए बोलता है तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा हल करके भी बता सकते हैं। तो इसको लिख नोट करिए, फिर चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक छोटे से छिद्र से 180 ml हाइड्रोकार्बन 15 मिनट में विसरित होती है। 180 ml मतलब ये क्या हो गया, आयतन 180 ml हाइड्रोकार्बन 15 मिनट में विसरित होती है, मतलब टी मान लूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा 15 मिनट। और ये चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो लिख देता हूँ, या फिर हाइड्रोकार्बन, जो चीज़ दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे। परंतु उसी स्थिति में, अर्थात एक ही कंडीशन में, इसी कंडीशन में 120 ml SO2, मतलब फिर आयतन दे दिया किसका, SO2 का, कितना 120 ml आ रहा है या सीसी आ रहा है, सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, तो सब आयतन ही है, अर्थात वॉल्यूम है। SO2 गैस विसरित होने में 20 मिनट लगता है, अर्थात इसका टाइमिंग क्या है, SO2 का 20 मिनट, और इसका टाइमिंग था हाइड्रोकार्बन
का 15 मिनट था। अब पूछा है हाइड्रोकार्बन का अणु भार ज्ञात कीजिए। हाइड्रोकार्बन अर्थात इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अणु भार के लिए क्या रहता है, m हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो तो हमको पता नहीं है, हमको पता करना है सल्फर डाइऑक्साइड वाले से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ आयतन दिया है और m हाइड्रोकार्बन पता करना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम MsO2 पता कर सकते हैं। कैसे, सल्फर हाइड्रोकार्बन का कोई सूत्र दिया नहीं है, हाइड्रोकार्बन ढेर सारे होते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का तो स्पष्ट है, SO2 लिखना ही है इसका। ये देखिए, तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, इस हिसाब से कितना हो जाएगा 64 ग्राम, अर्थात हम किसका, सल्फर का निकाल लिए। अब फार्मूला हम लगाते हैं कौन सा, R1/R2 इक्वल टू M2/M1 ये मोलर द्रव्यमान के लिए, और इसके साथ क्या करना है, आयतन वाला, क्योंकि आयतन भी दे रखा है तो मैं लिखूंगा V1/V2 इंटू T2/T1। ये अपना फार्मूला हो गया। आयतन देखिए V1 हम किसको मानेंगे, दोनों में से, देखिए ये तो हमको याद करना है और ये क्या है 64 ग्राम है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो ज्ञात करना है वो हल्का है, या फिर जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रख लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको पता करना है। तो R1 हम कुछ R1 मतलब इस चीज़ के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए हम R1 मान रहे हैं, और R2 किसके लिए हम मान रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। यहाँ लिख देते हैं R1 कौन सा है, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जितने जगह 1 रहेगा उसकी जगह हम हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, और R2 की जगह क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो नोटेशन उपयोग करने वाले हैं अपनी सुविधा के लिए कहीं पे लिख लेंगे इस तरीके से। अब R1 अर्थात R मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोकार्बन बटा RSO2 बराबर, देखिए V1 मतलब कौन सा है, R1 के लिए V1 हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, तो V हाइड्रो लिखूंगा मैं, बटा V2 मतलब सल्फर, तो V सल्फर डाइऑक्साइड। T2 क्या हो जाएगा, जो जिसके लिए 2 हमने, T2 मतलब कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब 2 वाला पूरा सल्फर डाइऑक्साइड को, 1 वाला हाइड्रोकार्बन को, तो T2 सल्फर डाइऑक्साइड अपन T1 हाइड्रोकार्बन। अब इसमें मान रख लीजिए जो जो चीज़ मिला है, हाइड्रोकार्बन का देखिए 180 ml मिला। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, पिछला जो मैं ये वाला बनाया था उसमें इनको अलग अलग निकाल दिया था, तो अलग अलग भी निकाल के ऐसा गुणा कर सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप अलग निकालें कि डायरेक्ट करें, डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। VSO2 मतलब देखिए 120 ml, और T2 सल्फर का कितना दिया, T2 दिया 20, और T1 किसका दिया है, T1 दिया है ये 15 हाइड्रोकार्बन का। अब देखिए इसको 20 से कटाना चाहें तो 20 से कम 20, और ये क्या हो जाएगा 20 छक्का 120, और ये क्या हो जाएगा 15 एकम 15, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हाँ 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अर्थात ये क्या आ गया 12/6, ये आ गया 15 एकम 15, और इसको 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, इस तरीके से करेंगे तो यह इतना हो जाएगा, तो 12/6 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा टोटल, मतलब R हाइड्रो बटा RSO2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये हमने क्या कर लिया, दर पता कर लिया, चूंकि हमको हाइड्रोकार्बन का मोलर वेट अर्थात मोलर द्रव्यमान पता ही नहीं है, यही हमको पता करना है। देखिए हाइड्रोकार्बन का अणु भार, ये मालिकुलर वेट है, तो यूनिट हम mu लिखेंगे, और ये मोलर द्रव्यमान है तो इसका यूनिट हम, चूंकि ये वाला अणु भार पूछा है तो इसलिए इसका यूनिट मैं लिखूंगा mu। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर लेंगे, हाइड्रोजन का अणु भार पूछा है, यदि यहाँ पे मोलर द्रव्यमान पूछता तब यहाँ ग्राम लिखता, अणु भार पूछा है इसलिए यहाँ पे मैं mu लिख दिया सुधार के, और चूंकि ये दर का मान टोटल इनका आ गया 2। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला में मान रखेंगे, कैसे रखना है, देखिए R हाइड्रो, देखिए इसमें R हाइड्रो बराबर M2/M1, इसका ये तो हमने उपयोग कर लिया यहाँ पे, और इसको मान निकाल लिया, और ये बराबर है, तो इसके जगह हम क्या कर रहे हैं, इसके जगह हम रख रहे हैं 2, अर्थात कैसे कर रहा हूँ मैं, R1/R2 इक्वल टू M2/M1, ये ऐसा कर रहे हैं अंडर रूट पे। अब R1 की जगह क्या है, R हाइड्रो और RSO2, इसका मान आ गया है 2, तो इसके जगह मैं 2 रख रहा हूँ, और M2 हमने किसको माना है, जिसको हमने R2 माना है, R2 मतलब SO2, तो M2 का मान कहाँ से आएगा, ये है वास्तव में, ठीक है, जिसको 2 माना है वो SO2 वाला है, तो M2 का मान आ जाएगा 64, और M1 कितना है, M1 मतलब M हाइड्रो, ये हमको पता करना है, ठीक है। ये तो यही नहीं पता था ना, ये देखिए लिख रखा है क्वेश्चन, अर्थात इसी को मैं ये मान को पूरा इस पक्ष पे रख रहा हूँ और इसके साथ तुलना कर रहा हूँ इस स्टेप में, तो ये स्टेप आपको पता होने चाहिए। मतलब अब देखिए ये कैसे बनेगा, यदि मैं 64 का वर्गमूल निकालूं, ठीक है, इसको यदि हम थोड़ा सा सरलीकरण कर दें तो या फिर ऐसा कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से कि पूरा वर्ग कर दूं, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों में वर्ग करने पर तो हमारा ये जो अंडर रूट है वो खत्म हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका टोटल अंडर रूट का 64/M हाइड्रो को स्क्वायर कर दूं ऐसा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 4/64/M हाइड्रो। अब देखिए इसका जगह चेंज कर दूं तो M हाइड्रो बराबर 64/4, तो कितना हो जाएगा 64/4 के लिए ये आ जाएगा 4 हो जाएगा,
और उसके बाद 2 बच गया और 24, तो 4 छक्का 24, ये 16 आ गया। अब क्या लिखूंगा मैं 16 के बगल में यूनिट, चूंकि अणु भार पूछा है, यदि मोलर पूछता तो ग्राम लिखता मैं, अणु भार पूछा है तो इसका यूनिट होगा एमयू। जैसे इसका यूनिट हमने ग्राम के बाद एमयू बदला था ये क्वेश्चन को देखने के बाद, ये हमारा आंसर है, अर्थात एम हाइड्रो, इसका मान क्या आ गया 16 एमयू। तो उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, एक और क्वेश्चन हो सकते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे बनाना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, अर्थात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। थैंक यू।